So hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about drift velocity. इससे पहले हमने करंट के बारे में डिस्कस कर लिया था और अब हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये सेकंड वीडियो है सीरीज़ के अंदर। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे चलने से पहले हम थोड़ा सा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर हमने पहले किया था उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर हमें क्या बोलता था कि हमारे पास अगर कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर है उसके ऊपर अगर हमने ई एक्सटर्नल लगाया है तो उसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड। तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इस साइड पे सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाते हैं, इस साइड पे सारे पॉजिट्रॉन्स जमा हो जाते हैं। पॉजिट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का ही उल्टा होता है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है उसको पॉजिट्रॉन बोला जाता है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, चार्जेस अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते थे और इसी के कारण यहाँ पे क्या है, एक ई इंड्यूस्ड आती थी और वो ई इंड्यूस्ड क्या थी, इस ई एक्सटर्नल के बिल्कुल उल्टा होती थी। ठीक है, तो जब हम नेट फील्ड निकालते थे ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस करके तो टोटल फील्ड हमारे पास क्या आती थी, ज़ीरो। और उसी वजह से हम बोलते थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर हमें बोलती थी कि नेट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज़ ज़ीरो। तो ये बात थी अभी तक की। ठीक है, बट कब क्या होगा कि अगर हम इस कंडक्टर के साथ जो हमने ऊपर लिया है उसके साथ बैटरी को ज्वाइन करते हैं, यानी कि इसके साथ बैटरी अगर हम लगा दें तो क्या होगा। तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर एंड ये देखिए, अब हमने क्या किया, यहाँ पे बैटरी को अटैच कर दिया। अब बैटरी को अटैच करेंगे तो यहाँ पे जितना भी नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है ये पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा। यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है ये इस नेगेटिव के थ्रू इधर फ्लो कर जाएगा। ई एक्सटर्नल जो है वो हमारे इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगेगी एंड दैट फोर्स इज ऑपोजिट टू द ई एक्सटर्नल, इस एक्सटर्नल के ऑपोजिट लगेगी। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी कोई भी चार्जेस एक्यूमुलेट नहीं होंगे, कोई भी चार्ज है वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, जो इंड्यूस चार्जेस हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। अब चार्जेस एक्यूमुलेट नहीं होंगे तो इंड्यूस नहीं होंगे कोई भी फील्ड, तो इंड्यूस्ड फील्ड क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अगर इंड्यूस्ड फील्ड ज़ीरो है दैट मीन्स कि हम टोटल फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालते थे, ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड। तो ई इंड्यूस अगर ज़ीरो है दैट मीन्स कि ई नेट की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगी, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी। अब अगर ई नेट की कुछ ना कुछ वैल्यू है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उसके ऊपर एक नेट फोर्स लगेगी एंड दैट फोर्स इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द ई एक्सटर्नल। ओके, तो उसको हम क्या लिख देंगे, दैट एफ इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, क्योंकि हम ई तो अगर हमारा ई नेट की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो फोर्स लगेगा और वो फोर्स हमने ये इससे लिख दिया। ओके, तो एक फोर्स क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करेंगे तो ऊपर इनर्शिया भी तो लगेगा। एक पॉइंट पे जाके ये खुद जैसे बॉल है वो जलती जलती एकदम रुक जाती है, इनर्शिया उसके ऊपर लग रहा है, तो ये भी तो चीज़ें चल रही हैं। तो ये क्या करेंगे, साथ की दीवारों के साथ या अलग चीज़ों के साथ टकरा के इनके ऊपर भी तो इनर्शिया लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एक फोर्स हमारे पास होता है दैट इज़ एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 के थ्रू हमारे पास क्या आया, एम ए इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई आ गया, दैट इज इक्वल्स टू ए किसके इक्वल आया, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। अब ये क्यू ई जो है ये माइनस का है। ओके, तो माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाय एम, और क्यू क्या है हमारे पास, चार्ज और इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, स्मॉल ई, तो दैट ए इज इक्वल्स टू माइनस ई कैपिटल ई बाय एम। तो ये आपने याद रखना है कि एक्सेलरेशन हमारा कितना आया, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमने निकाली एक्सेलरेशन की वैल्यू। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है कि जब ई नेट हमारे पास एब्सेंट है, यानी कि ई नेट क्या है, एब्सेंट है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव करेंगे, यानी कि कोई ऊपर उनके फील्ड नहीं लग रहा, कोई उनके ऊपर फोर्स नहीं है जो उनको एक ही डायरेक्शन के अंदर धकेल के लेके जाए, तो वो रैंडमली जिधर मन कर रहा है उधर नाच रहा है वो। ठीक है, मतलब जैसे ओपन डांस होता है ना वो टाइप है। एक तो होता है कि स्टेज के ऊपर डांस करना है तो वो एक पैटर्न के थ्रू करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ई नेट लगी होती है, फोर्स लगी होती है कि गंदा करेंगे तो पोजीशन नहीं आएगी। बट एक ओपन डांस होता है ना, उसमें हाथ पैर किधर भी मारते रहो, सारे अपने अपने लगे हुए हैं, तो ये ओपन डांस टाइप होता है। तो ओपन डांस टाइप होता है तो उसमें क्या होता है, प्राइजेस जीरो मिलते हैं, किसी को कोई प्राइज़ नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या है कि ये अलग अलग रैंडमली वेलोसिटी कर रहे हैं, किसके कारण, थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है कि हमारा जो कंडक्टर है मान लो वो 29 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पड़ा है, बट बाहर का टेम्परेचर जो क्या है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर +1 में पढ़ा होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके
एक्साइट हो जाते हैं, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर बदल जाती है और उसके बाद में वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, कोलिजन्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो थर्मल एनर्जी जो है वो जो एब्जॉर्ब हुई है वो टर्न कर जाती है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, बट वो रैंडमली मूव करेंगे और वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब जो एवरेज थर्मल एनर्जी है, सॉरी एवरेज थर्मल वेलोसिटी आएगा यहाँ पे। एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, यू एवरेज के इक्वल, और यू एवरेज को हम क्या लिखेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू un डिवाइडेड बाई n। बट गिवन दैट कि एवरेज वेलोसिटी इज 0, दैट मीन्स कि u एवरेज 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू un डिवाइडेड बाई n इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जब वेलोसिटी 0 है तो कोई नेट मोशन ही नहीं होगा। अब नेट मोशन ही नहीं होगा तो अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है, दिस मीन्स दैट नो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में नहीं होगा। एक चीज़ और है कि एवरेज स्पीड 0 नहीं है, स्पीड उनकी होगी, बट हम बात करते हैं ना वेलोसिटी की, तो ये वेलोसिटी जो होती है उनकी अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर होती है, इसलिए कैंसिल हो जाती है। एवरेज स्पीड जो है वो 0 नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि इसी कंडक्टर के ऊपर बैटरी अप्लाई कर देते हैं। तो बैटरी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि हम ये चीज़ सपोज करते हैं कि जब हमने बैटरी अप्लाई कर दी तो इट इज़ सपोज दैट ऑल इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड मूव विद हाई स्पीड। तो क्या करेंगी वो बैटरी, क्या करेगी, हर एक इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स को मान लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत हाई स्पीड से मूव कराएगी। बट ये ट्रू नहीं होता। ट्रू क्यों नहीं होता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो कलाइड करते हैं कर्नल्स के साथ। आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर भी पढ़ा था कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अदर गैस मॉलिक्यूल्स के साथ में या वॉल्स ऑफ जो कंटेनर है उनके साथ में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो वही यहाँ पे होने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्स्टेंटली कोलाइड करेंगे कर्नल्स के साथ, ठीक है। कर्नल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास Cu2 पॉजिटिव है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बचेगा, Cu पॉजिटिव बच गया ना, तो ये है कि कर्नल का काम करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है ना एटम का, दैट इज़ नोन एज कर्नल्स। तो विद कर्नल्स के साथ में और उनका जो मोशन है वो रिटार्ड हो जाएगा। कोई चीज़ आ रही है, ऐसे यहाँ पे कोई चीज़ खड़ी है, ये मान लो मेरा हाथ जो है वो कर्नल है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इसे टकराएगा, एक मिनट के लिए तो रुक गया ना, थोड़ी सी देर के लिए, एक इंस्टेंट के लिए रुक गया। उसके बाद में क्या करेगा, ये अपनी डायरेक्शन बदलेगा और इधर जाएगा, इधर आ रहा है तो ये कर्नल एक इधर भी खड़ा है, अब इसमें आके टकराएगा, तो फिर क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन ऐसे कर लेगा, और जब ये आ गया इधर जा रहा है तो इधर फिर एक कर्नल है तो उसमें टकराएगा। तो अलग अलग कर्नल्स के साथ में, जैसे आपको नीचे दिखाया हुआ है जिगजैग मोशन के अंदर, उसका क्या होता है, टकराव होते रहते हैं, कलीजन्स होते रहते हैं, और ड्रिफ्ट जो होती है वो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी होती है। अब देखो पहले यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो अब इतनी सी डिस्प्लेसमेंट ली है, भागा तो कितनी डायरेक्शंस के अंदर है पर डिस्प्लेस कितना हुआ, इतना, तो दैट इज़ नोन एज ड्रिफ्ट। तो ये आपको रैंडम मोशन दिखाया है और कोलिजन्स दिखाए हैं कर्नल्स के साथ में। ये जो आपको बड़ी बड़ी बॉल्स दिख रही हैं ये कर्नल्स हैं। इलेक्ट्रॉन मूव किया, पहले इसके साथ कलाइड किया, सेकेंड कोलिजन इसके साथ हुआ, थर्ड इसके साथ, फोर्थ इसके साथ, फिफ्थ इसके साथ, और ये हमारे पास आ गए ड्रिफ्ट, कि फाइनली यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचा है। ओके, अब उसके बाद में क्या है कि दो कोलिजन्स के बीच में, अब ये यहाँ से यहाँ, इस कोलिजन से लेके इस कोलिजन तक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस फ्री पाथ के अंदर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा, एंड दैट वेलोसिटी इज 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। बट जो नेट मोशन होगा ना, अगर ओवरऑल हम मोशन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कम वेलोसिटी से होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड से। हमें दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा खिसक के रुक जाएगा, 10⁻⁻⁴ में है। ओके, तो वो दिखेगा ही नहीं। ओके, तो अब क्या हुआ, देयर इज़ ओनली अ ड्रिफ्ट। तो क्या हुआ कि हल्का सा यहाँ पे था और यहाँ पे हो गया, बस इतना सा हुआ है। फिर थोड़े टाइम बाद में यहाँ पे था तो यहाँ पे हो गया, बस। ओके, तो बस इतना सा हो रहा है, तो जस्ट एक ड्रिफ्ट देखने को मिल रही है हमें पोजीशन के अंदर। यू कैन से कि यहाँ पे ये चीज़ पड़ी है, तो ड्रिफ्ट क्या होगी कि ये ऐसे चल तो बहुत रही है, ऐसे 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 पूरा, पर बाद में क्या करेगी, ये ऐसे, बस इतना ड्रिफ्ट होगी। फिर ऐसे 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 काफ़ी रैंडम मोशन किया और यहाँ से फिर कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, बस ये इतना सा होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि ये चीज़ भी ऑब्जर्व की जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डू नॉट मूव विद एक्सेलरेटेड मोशन बट एक स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें। ये चीज़ हमने बताई ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो मोशन है वो रिटार्डेड हो चुका है, तो रिटार्डेड हो चुका है तो एक्सेलरेटेड मोशन से तो वो मूव नहीं करेंगे। अब वो मूव किससे करते हैं, कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी से मूव करते हैं, एंड दैट कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी, यानी कि उस कांस्टेंट, अब मूव किधर करेंगे, ऑपोजिट टू द ई एक्सटर्नल, और वो जो एवरेज लेंगे ना हम हर एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी की, तो दैट एवरेज ऑफ
या आप बोलो कि द एवरेज ऑफ दिस कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसको बोला जाता है। यानी कि थोड़े थोड़े बिल्कुल धीरे धीरे जो ड्रिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो सबकी जब हम एक एवरेज निकाल लेंगे वेलोसिटीज़ की, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट है। ओके तो एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने क्या करना है, मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन पहले इसके साथ आके कलाइड हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया इसके साथ कलाइड हुआ, उसके बाद में ये इधर मूव किया, फिर इसके साथ कलाइड होगा, ठीक है। तो क्या हो गया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है u1 उसकी वेलोसिटी है फर्स्ट कोलिजन होने के बाद में, और v1 उसकी वेलोसिटी है सेकंड कोलिजन होने से पहले, यानी कि बिफोर द सेकंड कोलिजन, एंड u1 इज़ द आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन, एंड दैट τ1 इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। टाउ को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम है, यानी कि ये इतना टाइम है इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगा और अपनी एनर्जी को, अपनी वेलोसिटी को दोबारा गेन करेगा और फिर इससे टकराएगा। एंड λ1 इज़ द मीन यू कैन से फ्री पाथ की यहाँ तक कोई भी इसको टकराने के लिए नहीं आएगा, इस पाथ लेंथ के बाद में ही इससे कोई टकराएगा। वैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की कोलाइड, पहला जब उसने कोलिजन किया तो वेलोसिटी u2, दूसरा कोलिजन करने से पहले उसकी वेलोसिटी v2, पाथ लेंथ इज λ2, यानी कि फ्री पाथ जो है दैट इज λ2, एंड रिलैक्सेशन टाइम इज τ2। तो नीचे हमने सिर्फ यही चीज़ है जो थ्योरी के अंदर लिखी है, दैट इज लेट अस कंसीडर u1 इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर वन कोलिजन, एक कोलिजन के बाद में u1 वेलोसिटी है, और v1 वेलोसिटी है बिफोर नेक्स्ट कोलिजन होने से पहले। टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का, इसके और इसके बीच का जो टाइम पीरियड होगा, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक वाले, दैट इज़ नोन एज कोलिजन्स। ओके सॉरी दैट इज़ नोन एज रिलैक्सेशन टाइम ना। नेक्स्ट τ1 क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम होगा, टाइम टेकन टू सफ़र नेक्स्ट कोलिजन, मतलब नेक्स्ट कोलिजन यहाँ पे उसने एक कोलिजन कर लिया, अब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता जा रहा है, तो इससे कब टकराएगा, कितना टाइम लेगा, दैट टाइम इज़ नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, और λ1 इज़ फ्री पाथ ऑफ टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन, ठीक है। अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े हैं +1 में, दैट इज़ v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो उसमें से हम ये इक्वेशन उठाएंगे, दैट इज़ v इज इक्वल्स टू u प्लस at, तो v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस a τ1, t की जगह पे रिलैक्सेशन टाइम, u की जगह पे u1 और v की जगह पे v1, ये पहले की बात होगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, v2 इज इक्वल्स टू u2 a τ2, तीसरा क्या करेगा, v3 इज इक्वल्स टू u3 a τ3, अप टू n वाला क्या करेगा, vn इज इक्वल्स टू un प्लस a τn। तो अब v एवरेज क्या आएगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अप टू डिवाइडेड बाई n तक लेके हम क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे। अब आपने ऊपर से ये v1 v2 और v3 की वैल्यूज़ पुट करनी है, u वाले सारे इकट्ठे कर लेने हैं और टाउ वाले और a वाले सारे इकट्ठे कर लेने हैं। तो मैंने इनको v एवरेज किसके इक्वल आ गया, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू un डिवाइडेड बाई n, और इधर क्या बन गया, a τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू τn डिवाइडेड बाई n। ये हमने पीछे निकाला था, दैट इज़ u एवरेज बन रही थी और इसकी वैल्यू क्या आ रही थी 0, तो ये तो 0 हो गई। इसको हम लिख देते हैं दैट इज़ टाउ एवरेज, और a एक्सेलरेशन सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, v एवरेज इज इक्वल्स टू 0, सॉरी a इंटू टाउ एवरेज, a इंटू टाउ एवरेज के इक्वल आ गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर v एवरेज को vd पुट कर दो, क्योंकि vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज ही तो है उस स्मॉल वेलोसिटीज़ की, तो vd इज इक्वल्स टू a टाउ एवरेज, a क्या है हमारा, पीछे वैल्यू निकालिए माइनस e स्मॉल e कैपिटल E डिवाइडेड बाई m, और टाउ एवरेज को क्या पुट कर दो, टाउ पुट कर दो, तो vd किसके इक्वल आ गया, माइनस e स्मॉल e कैपिटल E डिवाइडेड बाई m टाउ के इक्वल आ गया। ओके तो ये था हमारे पास रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन I यानी कि करंट एंड vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने I के बीच में, करंट के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास कंडक्टर है, उसके अंदर दो क्रॉस सेक्शंस हैं C1 एंड C2, ठीक है। एक टाइम t इज इक्वल्स टू 0 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पड़े थे, और टाइम इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू dt के ऊपर, यानी कि dt टाइम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन C1 से C2 के अंदर मूव करके, C1 और C2 हमारे दो क्रॉस सेक्शंस थे, और ये है इनके बीच वाला एरिया। ओके अब क्या होगा कि लेट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ C1 क्रॉस सेक्शन मूव्स टू C2 इन टाइम dt, कि C1 क्रॉस सेक्शन के जो इलेक्ट्रॉन है वो C2 में मूव किए हैं इन dt टाइम के अंदर, ठीक है। सो चार्ज ऑन C1 के ऊपर कितना चार्ज था, ये कैसे हम निकालेंगे, हमें कैसे पता लगेगा, हमें पता लग जाएगा इससे कि इस पर्टिकुलर शेडेड रीजन में से कितना चार्ज पास किया। अगर हम वो निकाल लें, यानी कि इन दो
रीजन्स के बीच में चार्ज कितना है अगर हम वो निकाल लें तो C1 का चार्ज भी तो आ जाएगा, क्योंकि इसी का चार्ज तो अंदर मूव करके गया है। ओके, इसी के इलेक्ट्रॉन्स ही तो मूव करके गए हैं। तो क्या होगा, टोटल चार्ज बिटवीन C1 एंड C2। C1 के ऊपर टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा, जो टोटल चार्ज इन दोनों के बीच में शेडेड रीजन में पड़ा होगा उसके इक्वल होगा। तो वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज dq इज इक्वल टू n। n इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको बोलते हैं, इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड वॉल्यूम के इक्वल होगा, कि वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, एन मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था, और पर यूनिट वॉल्यूम जब भी कोई चीज़ आती है तो हम उसको डेंसिटी लेके चलते हैं, और ये किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। ई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है, और वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल है, वी डी डी टी इंटू ए। ठीक है, ये डी जो टी है वे पैर में है, वी डी की रिप्रेजेंटेशन है, और डी टी इंटू ए। अब ये कैसे आया, देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम तो एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि वेलोसिटी है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वी डी किसके इक्वल आ गया, दैट डिस्टेंस या दैट डिस्प्लेसमेंट इज एनी लेंथ, तो कुछ लेंथ होगी डिवाइडेड बाई डी टी से किया, तो यहाँ से लेंथ की वैल्यू निकालूँ तो वी डी टी के इक्वल हो गया। अब देखो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तीसरी क्वांटिटी हमारे पास यहाँ आ गई, तो एरिया में अगर मैं लेंथ मल्टीप्लाई कर दूँ, या इसको हम थिकनेस मान लेते हैं, अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, तो ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया है। नाउ डी क्यू इज इक्वल टू एन ई वी डी डी टी इंटू ए, वॉल्यूम की जगह पे पुट कर दिया, ये हमारा वॉल्यूम है। एरिया इंटू दिस कर दो, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर वॉल्यूम। क्लियर, नाउ वी नो दैट, हमें पता है कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर किया था कि I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है। तो हम अगर इन दोनों साइड्स को डी टी से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या बनेगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू एन ई वी डी इंटू डी टी इंटू ए डिवाइडेड बाई डी टी। तो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, हमारे पास रिलेशन आ गया I इज इक्वल्स टू एन ई वी डी ए, एंड दैट रिलेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके न्यूमेरिकल्स या रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से कर लेना। आई हमारा करंट है, एन इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ए इज़ द एरिया। तो आई इज इक्वल्स टू एन ई वी डी ए के इक्वल होता है। तो ये था ऑल अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट्स के साथ। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए यहाँ पे कराया, अदरवाइज़ मैं आपको बोर्ड पे करवा देती। थोड़ा मेरे से बोलना कम जा रहा है तो उतना साउंड जो है वो उस पर क्लियर नहीं आ पाता, क्योंकि फ़ोन थोड़ा दूर होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। तो आज के लिए इस पे कीजिए, नेक्स्ट कंसेप्ट हम अपने बोर्ड पे ही करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए इतना ही, इसको ध्यान से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।